नमस्कार दोस्तों, परिचय श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री कमलजीत जी से, कमलजीत मथारू जी से। कमलजीत जी, आपका स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। कमलजीत जी पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं और वुड इनले क्राफ्ट, जिसे लकड़ी में पच्ची कारी का क्राफ्ट भी कहते हैं, उसके उत्कृष्ट कलाकार हैं और इसके लिए इन्हें भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर कमल जी। और यही जानना चाहेंगे कि इस क्राफ्ट की प्रेरणा कमल जी आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? जी, ये जो क्राफ्ट है दरअसल वुड इनले क्राफ्ट है, जिसको हम अपनी भाषा में हाथी दाम का काम भी कहते हैं और हिंदी में या पच्ची कारी का काम कहते हैं। ये दरअसल क्राफ्ट जो है हमारे घर में मेरे पिताजी द्वारा मैंने सीखा। वो मेरे पिताजी उन्होंने अपने दादाजी से सीखा काम। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्राफ्ट हमारे घर में चल रहा है। और ऐसा भी सुना है कि आप अपनी पीढ़ी में छठी पीढ़ी है जो ये काम कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली में छठी पीढ़ी हूँ और दादाजी ने किया है, उनके फादर ने ये काम किया है। तो ये मतलब हमारे जो भाई थे उनके, मेरे दादाजी के 5 भाई थे, पांचों भाई ये काम करते थे। उनकी आगे फैमिली में भी सभी उनके लड़के ये काम करते थे। और पंजाब में आज तक 9 अवार्ड मिले हुए नेशनल जो अवार्ड हैं, तो जो 4 या 5 अवार्ड हैं वो हमारी फैमिली में ही मिले हुए हैं। बहुत अच्छा है। मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कमल जी, जिस समय आपने ये इस शिल्प में प्रवेश किया, सीखा तो बड़ा आकर्षण रहता होगा कि दूसरे लोग कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि उस तरफ भी आकर्षण आपका रहा हो, जहाँ एकदम इसी में रुचि हो गई? कैसे रहा वो? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। वैसे शुरुआत में जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान ज़्यादा शौक मुझे ये था कि बाहर जाया जाए। बाहर का शौक जैसे होता है, पंजाब का ये नंबर 1 शौक यही है कि विदेश जाया जाए, विदेश का बहुत सारा धन कमा के आया जाए। विदेश का बहुत ट्रेंड होता था कि वहाँ जाए, वहाँ जॉब करे, जॉब वर्क करके तो वहाँ कमाई करे, आके अच्छे मोबाइल ने गाड़ियाँ रखे, इस तरह का शौक काफ़ी था। ये भी कह सकते हैं कि फैमिली में पिता ही काम करते थे, अकेले थे, उनके बहनें हैं वो मतलब अपना करते थे, तो भाई वो अकेले थे। तो उनको एक स्पोर्ट की वजह से भी मुझे ये था कि मैं उनके साथ जुड़ के काम करूं। और दूसरा ये था कि एक उस तरह का बना भी नहीं बाहर जाने का जी। क्योंकि घर में काम होने की वजह से बचपन से ही शौक पड़ गया। क्योंकि जब हम फ्री होते थे, या स्कूल से आना या पढ़ाई के दौरान अपना फ्री हो जाना पढ़ाई करने के बाद, तो घर वालों को और पिताजी को खासकर ये रहता था कि ये कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाए, कोई यार दोस्त इस तरह के ना बना रहे। इसीलिए वो उन्होंने ज़्यादातर रखा कि जो मेरे दोस्त थे वो मेरे पिताजी थे। तो बचपन से ही वही रहे हैं और उन्होंने ही मुझे ज़्यादा ये अपने साथ रखने की वजह से इस काम में डालना शुरू कर दिया। तो ये आपके लिए ये भी एक बड़ी विशेष बात है कि आपके पिता आपके गुरु भी रहे हैं। तो कौन सा पलड़ा हावी होता था? आप पिता से अपनी बात मनवाते थे या गुरु का आदेश मानना पड़ता था? सख्त गुरु थे वो? हाँ जी, मतलब बहुत ज्यादा, जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सख्त थे वो, उस तरह के तो नहीं थे मतलब। पर फिर भी अगर काम कोई गलत होता तो उनकी बोलने का ढंग, उससे ही बंदा डर जाता था कि इतना इनका होता था। तो वो ऐसा लगता है कि वो उनकी जो डांट ने आपको बनाया है, आज तो ऐसा महसूस होता होगा कि उस समय की डांट आज कितनी प्रकार की रचना के रूप में उभरी है। जी हाँ जी। होता है ना कि हमारे पंजाबी में भी कहावत है, रंबे को रंबा बोलते हैं। आप तुसी पंजाबी विच ही दसो ते ज्यादा वधिया। रंबा दे नियाणा मुंडा जिन्ना चंडिया होए उन्ना ज्यादा बेहतर हुंदा। क्या बात। ते ओही चीज लागू हुंदी सी कि बचपन से ही उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ, ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ नहीं गया मैं। बहुत अच्छा है। मेरे को संत कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। वो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। सहारा भी अंदर से वही देता है और चोट भी करता है, बनाता भी है। बहुत सुंदर और साथी बहुत बड़ी बात है। भी वही है। और आज जब आप कमलजीत जी काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम, कोई नया डिजाइन बना रहे होते हैं, वो जो सुख आपको मिलता है, क्रिएशन का सुख, रचना का सुख, मुझे नहीं लगता उसकी बराबरी कोई कर सकता। कोई नौकरी पेशे वाले को वो एहसास, वो सेटिस्फेक्शन मिलती हो, तो उस समय क्या गर्व होता है अपने आप पे? हाँ जी, गर्व तो होता है। जैसे कुछ इस तरह का चीज बना रहे हैं, जैसे अब जिस पे अवार्ड ही मिला था, टेबल था एक बनाया, तो वो जब बनाया तो इस तरह के विचार काफ़ी रहे मन में कि ये आउटलुक इस तरह का, इसका बाहर का देखने का अट्रैक्शन होना चाहिए। तो उसमें मतलब 1.5 साल लगा उसको बनाने को। तो 1.5 साल यही दिमाग में रहता था कि रात को भी सपने में भी कई बार वो डिजाइन और वही मोटिव नजर आते थे, क्या बनाया जाए, क्या अलग हो, जो अलग क्राफ्ट हो कि जो हटके हो और पहली नज़र में वो सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह के मतलब कि ये तो सुरूर तो रहता ही है, नशा तो रहता ही है काम का। जब हम उसमें मगन हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं तो वो बाहर की दुनिया से आदमी कट जाता है। बहुत बढ़िया। तो एक उसमें हमें म्यूज़िक भी बहुत सहायता देता है, तो म्यूज़िक चलता रहता है और घर में, और हम वर्कशॉप में काम करते रहते हैं। और उसमें फिर जो जिस तरह म्यूज़िक का एक अलग है कि बंदे का एक अलग वातावरण बनता है, क्योंकि मैंने आपके वहाँ वर्कशॉप में देखा हुआ है, वो संगीत में माहौल मैंने देखा है, खासतौर से सतिंदर सरताज जी के गीत वहाँ चल रहे हैं, उनके सूफियाना गीत, उनके फिलॉसफी से भरे हुए गीत, है ना, इश्किया, उस ईश्वरी इश्क से भरे हुए गीत चलते रहते और काम कर रहे हैं आप। ये मैं तो खुद भी साक्षी रहा हूँ इन सब का। इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है जी। और एक इसमें जो हमारा काम में ये दिक्कत है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है जी, कि जितना हम ज़्यादा सिटिंग का काम करेंगे, बैठेंगे, उतना ही उसमें हम ज़्यादा कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जी। पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो म्यूज़िक है, ये हमें बहुत हेल्प देता है। हाँ, और क्योंकि बड़े सारे लोग, जब मैं देख रहा था आप इधर प्रदर्शनी में सामान अपना बेच रहे हैं, लोग आते हैं, कितने का है, बड़े कम लोगों को ये एहसास होता होगा कि इसके अंदर जो सौंदर्य बना है, ये पहले बनाने वाले ने खुद अपने अंदर महसूस किया, फिर वो बाहर नजर आ रहा है ना। और वो सौंदर्य की कोई कीमत नहीं है, नहीं जी, वो बेमोल है, अनमोल है वो सारे का सारा। तो वो लोग भी इसलिए आए, इसलिए देखें हस्तशिल्प को, क्योंकि ये हमें अपने भीतर के साथ, अपने अंतर मन के साथ हमें जोड़ता है, अंतर प्रीत पैदा करता है ना। ये एहसास होना चाहिए कि ये एक प्रकार का हमारा मेडिटेशन है, ध्यान है, रचना प्रक्रिया पूरी की पूरी। आपको अवार्ड मिले, आपको नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए तो शायद सबसे बड़ा अवार्ड आपकी रचना प्रक्रिया ही है। ये थोड़ा सा बताइए, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट कब मिला, नेशनल अवार्ड कब मिला? नेशनल अवार्ड तो 2016 में सर मिला, पर उससे पहले मुझे 2009 में पहले नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था। तो वो भी एक स्टोरी है, जैसे कि पिताजी मतलब उनके गुरु वैसे उनके दादा ही रहे हैं, तो मगर दादा ही की जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मतलब उनको बहुत कम टाइम मिला उनके साथ पिताजी को रहने का, तो सीखने का। तो पिताजी ने शुरुआत में जब 5-6 साल उनके साथ उनसे काफ़ी प्रेरणा ली, कई चीज़ों का नहीं पता था, उनसे सीखी है दादाजी से। तो उसके बाद मगर फिर जब उनका देहांत हो गया, उनके बाद एक हमारे वहीं होशियारपुर में आर्टिजन थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, बलदेव कृष्ण जी थे। जी। ये उनको भी नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला? हाँ जी, वो नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट बाद में मिला, तो पहले उनको स्टेट अवार्ड मिला हुआ था। वो दरअसल पिताजी को जब नहीं कुछ समझ आता था कि किस तरह ये काम हो, या किस तरह इसका ढंग है करने का, या कोई डिज़ाइन में उनको कमी लग रही है, या वो किस तरह बनेगा, तो उन्होंने, बलदेव कृष्ण जी थे जो हमारे घर के थोड़े नज़दीक ही रहते थे, तो उनसे काफ़ी हेल्प लेते रहे। वो उनको पूछने चले जाना, जो भी हो,
कुछ सामान उठा के ले जाते थे उनके घर या उनको बुला लेते थे। वो भी मतलब मजे हुए कलाकार थे वुड इनले क्राफ्ट के, तो उनने काफ़ी सहायता की है। तो उनको स्टेट अवार्ड मिला हुआ था बलदेव कृष्ण जी को, मगर उसके बाद उन्होंने काफ़ी बार एंट्रीज वगैरह भेजी, तो उनको नेशनल के लिए नहीं वो पहुंच सके। तो उनका भी मन में एक रीझ रह गई थी कि मुझे नेशनल नहीं मिला। तो फिर हमने कोशिश की, मैंने वो आपको प्रेरित करते हाँ होंगे। वो पिताजी को और मुझे भी काफ़ी किया। तो हमने आपस में एक ज्वाइंट एंट्री भेजी थी, मैंने और बलदेव कृष्ण जी ने। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे जो उस टाइम में 26 साल की उम्र थी जब नेशनल मेरिट अवार्ड मिला, मुझे उनकी वजह से मुझे अवार्ड मिला। शायद वो सीनियर सिटीजन तब हो गए थे, तो मेरी तो उम्र कुछ भी नहीं थी, मुझे तो इतना काम के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं ये था। किस साल की बात है? ये 2009 की बात है। 2009 की। तो उसके बाद फिर वो मतलब एलिजिबल हुए पेंशन में, पेंशन लगी उनको बलदेव कृष्ण जी को। जी। काफ़ी वो हेल्पफुल रहे हमारे लिए। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, 2-3 साल में लगातार ट्राई करता रहा, तो नेशनल के लिए मैं नहीं सिलेक्ट हो हाँ जी सिलेक्ट हो पाया। तो फिर एज का चक्कर पड़ गया था कि ऑफिस ने एक हाँ सर्कुलर निकाला था कि मिनिमम एज इनकी 30 एज नेशनल अवार्ड वाले की होनी चाहिए और 50 की एज ये शिल्प गुरु के लिए होनी चाहिए। तो आपकी उम्र कब थी? तो मेरी कम थी, तो फिर मैंने 31 का जब हुआ तब मैंने अप्लाई किया। उसी साल में पिताजी ने भी शिल्प गुरु के लिए, वो 50 के ऊपर हुए थे, 51 के हुए थे, मैं 31 का हुआ था। तो पिताजी को था कि मैं शिल्प गुरु के लिए अप्लाई करूं। तो ये भी हमारा बहुत वो रहा है पहलू कि हमने इकट्ठे ही अप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे तो किया तो इकट्ठे हमने ये सोच के कि चलो मिलेगा। और आपको एक ही साथ पुरस्कार घोषित हुआ 2016 में। हाँ सही बात। उनको शिल्प गुरु मिला और आपको तो मगर मुझे कई आर्टिजनों ने नेगेटिव पॉइंट दिए कि आपको गलती की, आपने इकट्ठे वो किया अप्लाई ना, क्योंकि वो इस तरह तो एक फैमिली में 2 अवार्ड नहीं देते कभी भी। तो आपको नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा, या आपके पिताजी को मिलेगा या तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी अप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं, एक को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो हम तो संतुष्ट थे क्योंकि मेरिट मिला हुआ था और पिताजी को नेशनल मिला हुआ था। तो ये भी लक बाय चांस कि उनको भी उसी साल में शिल्प गुरु अवार्ड मिला और मुझे भी नेशनल अवार्ड मिला। जब बच्चे आपके पास आते हैं आपका क्राफ्ट देखने के लिए, सराहते हैं, आप उनको बताते हैं कि किसी कला से जुड़ना, जहां आप ये बात संप्रेषित कर सकते हैं कि कितना ज़रूरी है हमें जीवन में, चाहे वो अपने स्टडीज़ में फोकस बढ़ाने के लिए हो या पूरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, कला कितना बड़ा योगदान देती है। जी, ये शायद पूछते होंगे आपसे लोग। हाँ जी, हमारे जैसे ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से गुरु शिष्य परंपरा उनके चलते रहते हैं प्रोग्राम। उसमें काफ़ी ट्रेनीज जो नए यंग लड़के हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको एक ये क्राफ्ट को सीखने का मौका मिलता है। दूसरा डिपार्टमेंट की तरफ से उनको स्टाइफंड वगैरह मिल जाता है। तो उनको ये मालूम नहीं होता कि वो काम सीख रहे हैं, उनको कोई डेली बेसिस से नहीं मिल रहे, उनकी तरफ से चलो वो भी मिल जाता है। मगर ये है कि कईयों को शौक़ होता है जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मगर उनको ये है कि ज़्यादातर उनमें इस तरह के होते हैं कि जल्दी काम सीखें और जल्दी हमें कोई इनकम का सोर्स मिल जाए। मगर ये हालांकि हमारे इस हैंडीक्राफ्ट के जितने भी क्राफ्ट हैं इसमें, तो उनको सीखने के लिए टाइम और पेशेंस और थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है जी। क्योंकि नॉलेज का तो हम जितना हो सकता है अपने क्राफ्ट के बारे में बता देते हैं, तो उनको मगर ज़्यादातर होता है कि हम बाहर जाएं कि कोई इस तरह की जॉब करें जिसमें महीने में सैलरी अच्छी खासी मिल रही हो और या बाहर जाके सेटल हो जाए। तो मगर ये इस तरह की बात नहीं है। इस काम जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, इसमें भी कभी इस तरह का नहीं, मुझे तो खास करके कोई दिक्कत नहीं आई। नाम भी मिला है इस क्राफ्ट की वजह से, नाम भी मिला, शोहरत मिली है, इज्जत जो सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो मिली है, और इनकम भी जो मतलब कि हम अपना सामान बेच के जो बायर अभी जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करने के बाद जो हमें इस क्राफ्ट के
सहायता से हमें अर्निंग होती है, पैसे आते हैं, उसी से वो जीवन निर्वाह भी चल जीवन रहा आज है। ही चल रहा है, अच्छा खासा चल आगे रहा क्या सपना है? है। आगे सपना है अभी, आगे काफी अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है। तो मैं तो पहले तो ये है कि मेरा कि एक अपने जहाँ मेरा वर्कशॉप है वहाँ एक म्यूजियम खोलने का सपना है। एक तो कि वहाँ मैं एक बड़ा शोरूम या एम्पोरियम टाइप खोलूँ, वहाँ अपने जो अपने द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, जो मास्टरपीस है। मास्टरपीस है जिन पे अवार्ड मिले हों, वो चीज़ें रखूँ। उसके अलावा कुछ और नए चीज़ें, इस तरह की नई मास्टरपीस जो क्यों आने वाले टाइम में हमें लगता है कि क्राफ्ट को जब ख़त्म हो जाएगा कि वो चीज़ें प्रिजर्व करके वहाँ रखूँ, आने वाले जनरेशन को वो दिखाया जाए कि ये इस तरह का क्राफ्ट हमारे होशियारपुर में, पंजाब में यहाँ होता था। तो एक तो ये सपना है। दूसरा ये है कि शिल्प गुरु के लिए अप्लाई करूँ, तो मगर एज अभी 50 के ऊपर चाहिए। अभी आप उम्र क्या है आपकी? अभी मेरी उम्र 38 के तो लगभग अभी है। आपको 12 साल हाँ जी, का हाँ जी। लंबा इंतजार है। बहुत लंबा इंतजार है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कलाकृति बना रहे हैं और जो भी उसमें से आनंद और संतुष्टि ले रहे हैं, वो आप में अपने आप में एक अवार्ड है। हाँ जी, सही बात। मैं पंजाबी में आपसे पूछना चाहूँगा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि आने वाली ਜਿਹੜੀ पीढ़ी है ਉਹਦਾ इंटरस्ट क्राफ्ट ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी, हाँ जी। ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। सही बात है। ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰਅਸਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜੇ 20-22 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨया ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਈ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ टाइम ही ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खत्म कर देंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी जी, ये बात तो मैंने पंजाब में बहुत ज़्यादा देखी है कि जो लोग विदेशों में बस गए हुए हैं, उन बुजुर्गों की, उनके माता पिता की कितनी दयनीय हालत है, कितनी बुरी हालत है। और इस सब्जेक्ट को लेके बड़ी सारी पिक्चरें भी, पंजाबी में भी पिक्चरें बनी हैं इस सब्जेक्ट को लेके, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत, क्योंकि किसी भी बच्चे को पंजाब में पूछ लो क्या करना चाहता है, मैं बाहर जाना, हाँ जी, क्रेजी है जी। बिना ये जाने कि क्या करना है, जीवन क्या है, इसका हमारा लक्ष्य क्या है, बस एक अंधी दौड़ लगी हुई है। तो आप जैसे लोग उनके आदर्श हो सकते हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि यहाँ बैठ के, अपनी ज़मीन पे बैठ के, अपनी धरती पे बैठ के भी काम किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, जीवन निर्वाह किया जा सकता है, शोहरत कमाई जा सकती है और भीतरी संतुष्टि, भीतरी आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है। कमल जी, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।